जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे कभी बाजार में एक आम गुलाम की तरह खरीदा गया हो और वो अचानक दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर सेनापति बन जाए। क्या ये किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं लगता? लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं मलिक काफूर के शानदार उत्थान और उनके अचानक हुए पतन की। इतिहास के पन्नों में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां किसी की किस्मत ने इतने नाटकीय ढंग से पलटी मारी हो। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। 1000 दिनार। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये नंबर इतना खास क्यों है। दरअसल ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक इंसान की जान की वो सटीक कीमत है जो उस दौर में चुकाई गई थी। ये सचमुच हैरानी भरा है कि कैसे केवल 1000 दिनार में बिका हुआ एक व्यक्ति आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य के भाग्य का फैसला करने वाला था। भाग 1, एक गुलाम की साधारण शुरुआत। आइए देखते हैं कि ये असाधारण सफर शुरू कहां से हुआ। सल्तनत की उस बेतहाशा ताकत को हासिल करने से पहले काफूर का जीवन बिल्कुल अलग था। वो मूल रूप से गुजरात के खंभात शहर के एक हिंदू किन्नर थे। खंभात के उन व्यस्त बाजारों से निकलकर दिल्ली के तख्त तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा सफर था। और हां, समय के साथ इस साधारण से इंसान ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बदला, बल्कि ताज अल दीन इज़ अल दौला जैसी भव्य उपाधि भी धारण कर ली। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये इस बात का साफ इशारा था कि उनकी ताकत अब कितनी बढ़ने वाली है। भाग 2, 1000 दिनारी सेनापति। अब आते हैं उस दिलचस्प मोड़ पर जहां से उन्हें यह मशहूर नाम मिला। इतिहास का पहिया तब घूमा जब साल 1299 में दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर विजय प्राप्त की। इसी बड़े सैन्य अभियान के दौरान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान की नज़र काफूर पर पड़ी। नुसरत खान ने तुरंत उन्हें खरीद लिया। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक दास की खरीद फरोख्त बिल्कुल नहीं थी, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आने वाले दशकों की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझिए। एक तरफ वो महज एक खरीदा गया गुलाम थे, और दूसरी तरफ, क्योंकि उनकी कीमत 1000 दिनार थी, उन्हें बहुत जल्द एक नया और मशहूर उपनाम मिल गया, 1000 दिनारी। ये नाम रातों रात पूरे साम्राज्य में मशहूर हो गया। ये सिर्फ कीमत का प्रतीक नहीं था, ये दरबार में उनकी उस असाधारण अहमियत का सबूत था जो लगातार बढ़ती जा रही थी। भाग 3, खिलजी और काफूर का बंधन। अब इस कहानी का सबसे जटिल और दिलचस्प हिस्सा सुल्तान और उनके इस नए सेनापति के बीच का रिश्ता है। अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों पर गौर करें तो तत्कालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी प्रसिद्ध किताब तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही में इस रिश्ते के बारे में बहुत साफ शब्दों में लिखा है। उनके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का काफूर के प्रति एक बहुत ही गहरा लगाव था। इतिहास के पन्नों में इसे स्पष्ट रूप से एक समलैंगिक संबंध के रूप में भी दर्ज किया गया है। मतलब, काफूर सुल्तान के लिए सिर्फ एक सेनापति नहीं थे, वो उनके बेहद करीब थे। लेकिन सुनिए, बात सिर्फ जज्बाती लगाव तक सीमित नहीं थी। काफूर का दिमाग बहुत तेज था। उनकी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता और सबसे बढ़कर सुल्तान के प्रति उनकी अटूट वफादारी ने उन्हें खिलजी का सबसे करीबी और पक्का विश्वास पात्र बना दिया था। दरबार की उस जटिल और खतरनाक राजनीति के बीच सुल्तान को उन पर आंख बंद करके भरोसा था। भाग 4, दक्षिण की विजय। चलिए अब उनके सैन्य कौशल पर बात करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कैसे सल्तनत का नक्शा ही बदल दिया। काफूर की असली काबिलियत युद्ध के मैदान में देखने को मिली। उन्होंने दक्षिण भारत में विशाल सैन्य अभियानों का बहुत ही शानदार नेतृत्व किया। देवगिरी, वारंगल और द्वार समुद्र जैसे बेहद शक्तिशाली राज्यों को उन्होंने जीत कर दिखा दिया। जरा सोचिए, इतनी दूर तक अपनी सत्ता फैलाना दिल्ली सल्तनत के लिए इससे पहले पूरी तरह से नामुमकिन माना जाता था। और इन ऐतिहासिक जीतों का फायदा क्या हुआ? बेहिसाब खजाना। जब काफूर दक्षिण से दिल्ली लौटे तो उनके साथ अपार धन संपत्ति, विशालकाय युद्ध वाले हाथी और अनगिनत बेहतरीन घोड़े थे। इस अथाह संपत्ति ने अलाउद्दीन खिलजी की ताकत को एक ऐसे चरम पर पहुंचा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भाग 5, पूर्ण सत्ता और पतन। लेकिन जहां इतनी बेतहाशा ताकत होती है, वहां अंजाम अक्सर खौफनाक होता है। जैसा कि हम जानते हैं, सत्ता कभी एक जगह नहीं टिकती। जब अलाउद्दीन खिलजी अपने अंतिम दिनों में गंभीर रूप से बीमार पड़े तो दिल्ली दरबार में एक भयानक पावर वैक्यूम पैदा हो गया। और ऐसे नाजुक समय में काफूर ने बिना किसी हिचकिचाहट के साम्राज्य के दैनिक प्रशासन को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया। अब वो पर्दे के पीछे के सेनापति नहीं थे, वो विशाल सल्तनत चला रहे थे। अब इस टाइमलाइन को देखिए।
ये आखिरी अध्याय बहुत ही तेजी से घटता है। 1299 में एक गुलाम के रूप में शुरुआत, 1316 से पहले पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण। फिर 1316 में खिलजी की मृत्यु होती है और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए काफूर तुरंत खिलजी के छोटे बेटे शहाबुद्दीन को एक कठपुतली सुल्तान के रूप में गद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन तख्ता पलट का ये खेल बहुत ही जानलेवा साबित हुआ। कुछ ही समय बाद बहुत ही हिंसक रूप से काफूर की हत्या कर दी गई। दशकों की मेहनत से खड़ी की गई वो ताकत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तो अंत में यह कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। सत्ता कितनी अजीब और अस्थिर होती है ना? कैसे एक जीवन जिसे महज 1000 दिनार में खरीदा गया था, अपनी समझ और तलवार के दम पर एक विशाल साम्राज्य जीत लेता है और फिर पलक झपकते ही सब कुछ हमेशा के लिए खो देता है। मलिक काफूर की ये दास्तान हमें सिखाती है कि सत्ता की चकाचौंध के पीछे का अंधेरा कितना गहरा और खतरनाक हो सकता है।